हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड लास्ट क्लास से हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टडीज क्लास 12। और उसमें मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ क्या क्या टॉपिक हमने कवर किए हैं। हमने सबसे पहले डेफिनेशन मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल पढ़ा था, उसके बाद हमने मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था, उसके बाद हमने नेचर ऑफ प्रिंसिपल पढ़ा था, उसके बाद हमने सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल पढ़ा था। और आज हम वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर आपको दो लोगों के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने हैं, एक है आपके फ्योल और एक है टेलर। तो आज की क्लास में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑलमोस्ट 14 इनके प्रिंसिपल्स हैं कि जब कोई पर्सन मैनेजर बनता है तो उसको हमने प्रिंसिपल पढ़ा था कि प्रिंसिपल क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ फॉर द जनरल गाइडलाइंस फॉर द मैनेजर ऑफ द कंपनी या फिर मैनेजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द गाइडलाइन। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल्स का काम क्या होता है, वो मेजरली इनका क्या मेन काम होता है कि जो मैनेजर होता है उनको गाइड करना। ठीक है, उनको गाइड करना। तो यहाँ पर ये दो पर्सन्स है, फेयोल और टेलर। इन दोनों ने अपने अपने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स दिए हैं। इनको लगता है कि ये प्रिंसिपल अप्लाई करके कोई भी मैनेजर एक अच्छा मैनेजमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर हम फेयोल के प्रिंसिपल्स आज पढ़ने वाले हैं और आपको टेलर के भी पढ़ने, तो टेलर के हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम फेयोल के आज हम कॉन्सेप्ट्स कवर करते हैं। तो फेलर के मैं आपको बता दूं 14 कॉन्सेप्ट्स है, 14 प्रिंसिपल्स है और ये 14 के 14 इंपॉर्टेंट है। तो आपको 14 के 14 याद रखने हैं। जब ये 14 कवर हो जाएंगे तो मैं लास्ट में आपको सारे एक साथ समझाऊंगी, लेकिन अभी हम एक एक करके समझते हैं। सो स्टार्ट अबाउट द फ्यूल प्रिंसिपल ऑफ द मैनेजमेंट। सबसे पहले मैं फ्यूल के बारे में आपको बता देती हूँ। फ्यूल के कौन थे, तो एक माइनिंग इंजीनियर थे, फ्रेंच के रहने वाले थे ये। तो एक फ्रेंच जो फ्रांस की कंपनी में ये एज अ मैनेजर जब इनको अपॉइंट किया गया तो एक सिचुएशन ऐसी है इनकी कंपनी में, इनकी ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसी स्टेज आ गई जिसको हम बोलते हैं बैंकरप्टी, यानी कि बंद होने के कगार पे आ गई। बहुत बुरी मतलब उस कंपनी की जो थी वो सिचुएशन हो गई बाय डिफॉल्ट ऑफ द मैनेजमेंट की वजह से, क्योंकि उस कंपनी के मैनेजर उसको मैनेज अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। तो वहां पर फ्योल को उन्होंने एज अ मैनेजर बनाया और उन्होंने ये चैलेंज जो था उसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से उस बैंकरप्टी ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने उठाकर उसको एक बहुत वेल नोन, बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो उन्होंने वहीं से जाना कि एक ऑर्गेनाइजेशन के चलने के पीछे उसके प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। तो यहाँ पर हम उसके क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसने कौन कौन से प्रिंसिपल दिए, उसने कौन कौन से प्रिंसिपल्स को एक्सपीरियंस किया, तो वहां पर हम उसके वो वाले प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। 14 प्रिंसिपल है फ्यूल के, यहाँ पर अभी हमने 4 ही किए हैं। अभी नेक्स्ट हम आगे करते जाएंगे, पूरे 12 के 12 प्रिंसिपल हम यहाँ पर कवर करने हैं। सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है कि मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक काम है प्लानिंग करना। ठीक है, अब हमारा जो मैनेजर है, आप जानते हैं कि कोई भी किसी भी कंपनी के अंदर कम से कम मतलब एक मैनेजर नहीं होगा। अगर कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर एक मैनेजर नहीं होता, उसके अंदर बहुत सारे मैनेजर होते हैं। और अगर हमें किसी प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी है तो आपने क्या करना है, उस प्लानिंग को काफी पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बोलता है कि डिवीजन ऑफ वर्क, यानी कि आप एक काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो और उन टास्क को अलग अलग पर्सन को दे दो। तो जब आप उस काम को बहुत सारे लोगों को, जब आप एक काम एक ही पर्सन से कराएंगे, जब आप कोई लेती काम एक पर्सन से कराएंगे तो वो स्टार्टिंग में तो एंथुसियास्टिक होगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी, उसका एंथुसियाज्म सब खत्म होते चले जाएगा। तो जो काम की एफिशिएंसी निकलनी चाहिए, इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, वो इफेक्टिवनेस उस काम में नहीं होगी। लेकिन अगर वही काम काफी ज्यादा लोग करते हैं और उसके छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करते हैं तो यही चीज में क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा उसमें बहुत अच्छी उसकी वैल्यू निकल के आएगी, बहुत एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस उस टास्क की हो जाएगी। तो डिवीजन ऑफ वर्क में हम क्या पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं टू अचीव अ ग्रेट एफिशिएंसी। अगर हमें किसी टास्क की, अगर हम किसी वर्क को डिवाइड कर दें स्मॉल टास्क में, तो उससे क्या होगा, we are able to achieve great efficiency, specialization and increase productivity। उससे हमारी increase in productivity होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके चलती हूँ। अभी मैंने मान लो 20 मिनट की वीडियो बनाई, 20 मिनट की वीडियो को मैं बिना रुके, बिना थके, बिना किसी बोरिंग हुए मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। लेकिन वही बात आ जाए कि मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस एक साथ कराने आ जाऊँ, अगर मैं आपको पूरा सिलेबस एक साथ कराऊंगी तो वो वीडियो आपकी कम से कम बनेगी 6 से 7 से 8 घंटे की। तो आप ही सोचो कि चीजों को टुकड़ों में बांटना ज्यादा बेटर है या फिर चीजों को एक साथ करना ज्यादा बेटर है। अगर आप भी 6 से 7 घंटे की एक साथ वीडियो देखेंगे तो आप बोर हो जाएंगे, लेकिन 20-20 मिनट की वीडियो देखना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए क्या होता है
जब हम किसी काम को, जब हम किसी टास्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं तो उससे क्या होता है, अचीव ग्रेट एफिशिएंसी, स्पेशलाइजेशन, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड डिक्रीज अननेसेसरी वेस्टेज। अननेसेसरी वेस्टेज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अगर मैं बहुत ज्यादा बोर हो जाऊंगी तो मैं क्या करूंगी, यानी कि वेस्टेज ऑफ टाइम है ना, वेस्टेज ऑफ टाइम होगी। तो इससे क्या होगा कि जब हम टास्क को डिवाइड कर देते हैं तो इससे अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ऐसा क्यों होगा, बाय डिवाइडिंग द वर्क इन दी स्मॉल टास्क। तो फ्यूल का पहला प्रिंसिपल बोलता है कि आपको प्रिंसिपल्स को क्या कर देना है, अपने आपको टास्क को क्या कर देना है, आपको बड़े बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में कन्वर्ट कर देना है और फिर उसको फर्दर डिवाइड करना है, एलोकेट करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आ चुका है काफी बार, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दो टर्म है ये इंटर रिलेटेड है और ये दोनों टर्म रिलेटेड टू टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट से रिलेटेड है और कभी कभी मिडिल मैनेजमेंट से भी रिलेटेड ये टर्म्स होती हैं। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी का हिंदी में बोलूँ तो अधिकार, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो उत्तरदायित्व, यानी कि मैंने आपको कोई काम करने की अथॉरिटी दी, मैंने आपको उसे मान लो मैंने आपको बोला कि आपको चैप्टर 1 के नोट्स बनाने हैं, मैंने आपको क्या बोला कि आपको चैप्टर 1 के नोट्स बनाने हैं और मैंने आपको अपनी बुक दे दी कि आपको मेरी बुक जैसे भी आप इस्तेमाल करना चाहो, मैंने आपको अपने नोट्स भी दे दिए, मैंने आपको अपनी बुक भी दे दी, मैंने आपको सारे अधिकार दे दिए अपने आप, अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप पूछ भी सकते हो। तो ये होती है अथॉरिटी। मैंने किसी और बच्चे को नहीं बोला, मैंने सिर्फ आपको बोला कि आपको ये काम करना है, तो ये होता है अधिकार देना, अथॉरिटी देना। लेकिन फिर मैंने आपसे 2 दिन बाद पूछा कि आपने नोट्स बनाए, तो आप 2 चीजों में आंसर दोगे, या तो आप हाँ में या फिर आप ना में। तो ये जो आपको मुझे वापस से पलट के जवाब देना है ये है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जब मैं आपको पावर दे रही हूँ तो आप मुझे बदले में क्या दोगे, उस पावर के बदले आप मुझे उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे अपने ऊपर, ठीक है। तो यही होता है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन, यानी कि मैंने आपको क्या दे दी, मैंने आपको पावर दे दी कि अब आप कोई भी डिसीजन लो, आप नोट्स कैसे भी बनाओ, चाहे आप बुक की हेल्प लो, चाहे आप नोट्स की हेल्प लो, कैसे भी लो। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ये जो मैंने आपको पावर दी है ना, ये जो मैंने आपको पावर दी है, इस पावर के बदले आपका उत्तरदायी बनता है, आप लायबल हो मुझे आंसर देने के लिए। मीन्स यू आर ऑब्लिगेट टू कंप्लीट द टास्क रिसीव, यानी कि अब आपको वो टास्क मुझे कंप्लीट करके देना ही पड़ेगा, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हुआ तो वेरी गुड, अगर नहीं हुआ तो आपको मुझे आंसर देना होगा कि क्यों नहीं हुआ। समझ आया। तो आप हमेशा याद रखना, जब भी बात अथॉरिटी डेलीगेट करने की आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पीछे पीछे अपने आप उसके आ जाती है, ठीक है। तो अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, टू हैंड ओवर पावर ऑफ द डिसीजन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट अ टास्क, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिसिप्लिन। देखो डिसिप्लिन हमारे लिए बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ मैनेजमेंट में ही बात करें, हम अपनी रियल लाइफ में भी अगर बात करें तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, खासकर स्टूडेंट लाइफ में। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, अगर हमारे घर के कोई प्रिंसिपल है, जैसे एग्जांपल स्कूल का लेके चलती हूँ मैं, जैसे हम जब स्कूल में जाते हैं तो स्कूल के जो प्रिंसिपल, जो स्कूल के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, हम जब उसको फॉलो कर लेते हैं तो हम क्या बोले जाते हैं कि ये बच्चा बहुत डिसिप्लिन है। यानी कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से अटैच हैं, एंगेज हैं, जब आप उसके रूल्स को फॉलो करते हो तो आप क्या बोलते हो, क्या बोले जाते हो कि आप डिसिप्लिन हो। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन का मतलब होता है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को फॉलो करते हो, ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स फॉलोड, तो आप क्या कहे जाओगे, डिसिप्लिन कहे जाओगे। तो एक बार देखते हैं इसमें क्या लिखा है, इट रिक्वायर्स क्लियर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डिसिप्लिन कोई पर्सन कब कहा जाएगा, क्यों कहा जाएगा, जब एक सुपरवाइजरी लेवल पर होके, हम यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं विद रेफरेंस टू मैनेजर, मैनेजर को लेके चल रहे हैं हम। मैनेजर का मतलब सुपरवाइजर भी हो सकता है। तो सुपरवाइजर कैसा होना चाहिए, सुपरवाइजर कब डिसिप्लिन में होगा, जब वो क्लियर एंड फेयर बिहेवियर रखेगा, ठीक है। एक सुपरवाइजर या फिर मैनेजर कब वो हमें लगेगा कि वो डिसिप्लिन है, जब वो क्लियर एंड फेयर बिहेवियर रखेगा फिर विद ऑल द वर्कर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आप इसकी डेफिनेशन ये भी बोल सकते हो, डिसिप्लिन का मतलब होता है टू अडहेयर द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स बाय द सबऑर्डिनेट। जब सबऑर्डिनेट ऑर्गेनाइजेशनल रूल का पालन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन बोलते हैं। तो फ्योल ने थर्ड प्रिंसिपल क्या बताया है, डिसिप्लिन मस्ट बी एग्जिस्ट इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। अब देखो यहाँ पर आपके ये प्रिंसिपल आपको भी ऐसे याद हो जाएंगे
यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, इन दोनों को आप साथ ही याद रखो, क्योंकि इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है और 3 नंबर में कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिफरेंस बताओ यूनिटी ऑफ डिमांड, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस भी हमें समझना पड़ेगा, तो वो हम बाद में समझेंगे। जब हम दोनों चीजें समझ लेंगे उसके बाद मैं आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझाऊंगी। सबसे पहले देखते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है? यूनिटी का मतलब होता है एकता, एकता का मतलब एक सिंगल, ठीक है। आगे देखते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड का मतलब क्या है? जब कोई सुपीरियर जो उसका सबऑर्डिनेट होता है उसको जब कमांड देता है, कोई ऑर्डर देता है, कोई इंस्ट्रक्शन देता है, तो उसको हम कमांड बोलते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि अगर कोई सबऑर्डिनेट है, अगर कोई सबऑर्डिनेट है तो उसको सिर्फ एक ही जगह से क्या मिलनी चाहिए? उसको सिर्फ एक ही सुपीरियर से कमांड मिलनी चाहिए। अगर उसे काफी ज्यादा सुपीरियर से कमांड मिलेगी तो वो क्या हो जाएगा? वो कंफ्यूज हो जाएगा, पजल्ड हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा कि मैं किसकी बात पहले मानूं। या मान लो एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो ये है मैनेजर 1, मैनेजर 2, मैनेजर 3, ये 3 मैनेजर है और यहाँ पर है सबऑर्डिनेट 1, ठीक है। अब क्या हुआ, इस मैनेजर ने इसको कमांड दी तो इसके लिए काम करना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अब मान लो मैनेजर 2 ने भी इसको टास्क दे दिया। अब यहाँ से इसकी कंफ्यूजन शुरू हो गई कि अब मैं पहले मैनेजर 1 का काम करूँ या मैनेजर 2 का काम करूँ। अब मान लो इसको मैनेजर 3 ने भी दे दी, तो अब क्या होगा? अब ये ना तो मैनेजर 1 का काम कर पाएगा, ना 2 का कर पाएगा, ना 3 का कर पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर वर्कलोड ज्यादा हो गया, इसको कमांड काफी ज्यादा जगह से मिल रही है। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है? मीन्स दैट एवरी वर्कर की जगह आप क्या लिख सकते हो? सबऑर्डिनेट। Every subordinate should receive order and instructions, जो उसको order and instructions मिलती है from the one superior only, सिर्फ एक ही superior से मिलनी चाहिए। अगर उसे एक से ज्यादा से मिलेगी तो क्या होगा? Otherwise there will be confusion, conflict, overlapping of the activities। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिए? 4 हमने प्रिंसिपल्स कर लिए। सबसे पहले हमने क्या करा था? डिविजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड था डिसिप्लिन, फोर्थ था यूनिटी ऑफ कमांड। तो अब इसके आगे के प्रिंसिपल देते हैं, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन।